जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में जो है वह साइंस यानी विज्ञान के प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ठीक है, हम फिजिक्स को पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने जो है 50 क्वेश्चन जो है वह सोल्व कर लिया है। तो चलिए आज एक क्लास में हम उससे आगे का प्रश्न सॉल्व करते हैं। और जहाँ तक बात रहा थ्योरी का, तो जो प्रश्न आएगा उससे संबंधित जो है थ्योरी भी हम साथ में लेकर के चलेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं यूनिट मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टॉपिक। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और हमारे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और दोस्तों को भी कहिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम प्रश्न को शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि विभवांतर की एसआई मात्रा क्या है। ठीक है, विभवांतर की एसआई मात्रा क्या है। ठीक है, तो विभवांतर जो है आपका क्या होता है, तो विभवांतर जो है आपका जैसे विभव यानी कि बैटरी जो है। ठीक है, बैटरी आप जानते हैं कि एक टर्मिनल जो है पॉजिटिव होता है और एक टर्मिनल नेगेटिव होता है, यानी कि ये जो आपको हायर पोटेंशियल पर है और ये आपका लोअर पोटेंशियल पर है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच जो आपको पोटेंशियल का जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। जैसे अगर बैटरी का आपको वोल्टेज लिखा हुआ आपको 12 वोल्ट, कितना लिखा हुआ है 12 वोल्ट, यानी कि इसका हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जो है आपको पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट। तो इसी को क्या कहेंगे हम, पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, या इसी को जो हम हिंदी में क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, विभवांतर। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को जो हम किस में माप रहे हैं, ठीक है, तो हम वोल्ट में माप रहे हैं। किस में मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं। ठीक है, तो विभवांतर का एसआई मात्रा क्या हो जाता है, तो वोल्ट हो जाएगा, यानी सी इज द क्या हो जाएगा आपको राइट आंसर। बात समझ में आया। जैसे आपको बैटरी में लिखा रहता है ना 12 वोल्ट 24 वोल्ट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि आपको लोअर पोटेंशियल का वोल्टेज होता है 0 वोल्ट और हायर पोटेंशियल का वोल्टेज होता है 12 वोल्ट। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम दोनों के बीच का पोटेंशियल अगर वी ए है तो हम वी ए बराबर जो है, यानी वी ए भी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है, तो आपको पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है कितना है, +12। तो यहाँ पर हो जाएगा वी ए माइनस हो जाएगा क्या, वी बी। तो वी ए का पोटेंशियल कितना है, तो 12 है और वी बी का पोटेंशियल कितना है, 0 है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस घटा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा आपको, वोल्ट हो जाएगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, वी ए बी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, और हिंदी में कहेंगे इसको विभवांतर। तो विभवांतर का एसआई मात्रा क्या होता है, तो आप जो भी इसका बैटरी को जब मापते हैं हम लिखते हैं क्या, 12 वोल्ट का बैटरी है या 1.5 वोल्ट का बैटरी है। आप घर में, आपके घर में जो पेंसिल बैटरी जो घड़ी में यूज करते हैं वो कितना वोल्ट का होता है, तो आपको 1.5 वोल्ट का होता है। ठीक है, तो ये बैटरी का एक देखते ऊपर टर्मिनल उठा हुआ रहता है, वो होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, और जो नीचे प्लेन रहेगा ठीक है वो होता है आपको नेगेटिव टर्मिनल। यानी बैटरी ऐसे रहता है ना, पेंसिल बैटरी, तो पेंसिल बैटरी का ये जो उठा वाला पोर्सन है ना, ये रहता है प्लस और ये रहेगा माइनस, और इसके बीच का यानी दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आपको 1.5 वोल्ट। बात समझ में आया। तो इसी को कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस या तो विभवांतर का दाम। आसान भाषा में समझिए, बात समझ में आया। इसी को क्या कहेंगे हम, विभवांतर कहेंगे, यहाँ इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो है एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका एसआई मात्रक जो आपको वोल्ट होता है। और यह प्रश्न पूछा हुआ आपको रेलवे ग्रुप डी में, और फिर रेलवे ग्रुप डी में ही पूछा हुआ आपको 26, 10 और 11, 12 को प्रश्न पूछा हुआ है। क्लियर है। अच्छा, और जो आपका यूनिट दिया हुआ ऑप्शन में दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, तो कूलम किसका इकाई होता है, तो ये आपको चार्ज का इकाई होता है, या इसी को हम क्या लिखते हैं, हम आवेश भी लिखते हैं। हम जो आपका साइंस में इंग्लिश भी और हिंदी दोनों साथ में लेकर के चलेंगे, क्योंकि अंग्रेजी जो है ज़्यादा आसान होता है। जूल किसका यूनिट हो जाएगा, तो जूल जो है यूनिट हमने आपको बताया था कार्य का यूनिट होता है, और साथ ही साथ ऊर्जा का यूनिट हम क्या लिखते हैं, जूल ही लिखते हैं। क्लियर है। वाट किसका यूनिट हो जाएगा, यानी कि पावर का। ठीक है, पावर यानी कि शक्ति का यूनिट जो है वो क्या हो जाएगा आपको, आपका वाट हो जाएगा। क्लियर है। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 52 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 52 कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रा क्या है, या एसआई इकाई क्या है। ठीक, किसका पूछ रहा है, चुंबकीय फ्लक्स का। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स को हम क्या लिखते हैं, आपको हम चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स को हिंदी में भी हम फ्लक्स ही कहते हैं। एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, एक होता है आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रा पूछ रहा है, तो ऑप्शन दिया आपको फैराड होता है, पास्कल होता है, हेनरी होता है, या वेबर होता है। क्लियर है। प्रश्न पूछा आपको रेलवे एनटीपीसी और आरआरबी एनटीपीसी, दोनों एनटीपीसी पूछा 7, 4 और 3, 3। ये कितना इजी प्रश्न आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं।
क्लियर है। तो आपको चुंबकीय फ्लक्स जो होता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे आपका इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो होता है इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड में जो है आपका जो फ्लो होता है, ठीक है, या जो आपका फोर्स जनरेट होता है वो किसके कारण होता है, फ्लक्स के कारण होता है। और फ्लक्स को हम किस में मापते हैं, तो फ्लक्स को जब मापा जाता है, ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है आपको वेबर। क्या हो जाएगा, वेबर, जिसको हिंदी में भी हम वेबर ही कहेंगे। बात समझ में आया। तो फ्लक्स का यूनिट जो है वो क्या हो जाएगा, आपको वेबर हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट। क्लियर है, ये आपको जब मैग्नेटिज्म हम टॉपिक पढ़ेगा तो वहां पर हम डिटेल से समझेंगे। ठीक है, यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंड चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। बात समझ में आया। बाकी जो है आप ठीक है, इसके अलावा और ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है वो भी हम चलिए देख लेते हैं, ताकि अगर प्रश्न आए तो छूटे नहीं। देखिए जैसे फैराड, फैराड किसका यूनिट होता है, तो फैराड जो है वह आपको कैपेसिटर का यूनिट होता है। ठीक, कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस, ठीक, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, अरे यार, कैपेसिटेंस, जिसको जो है आपको हिंदी में क्या कहते हैं, आपको धारिता कहा जाता है। ठीक है, यानी कैपेसिटर वाला जो कैपेसिटेंस होता है उसका यूनिट क्या होता है, फैराड। जैसे आप कैपेसिटर में लिखते हैं, पंखा का कैपेसिटर होता है ना, उसमें आपको लिखा रहेगा, ठीक है, आपका 1.5 माइक्रो फैराड। ठीक है, तो ये आपको फैराड क्या है, तो आपको कैपेसिटर का क्या होता है, आपको यूनिट होता है फैराड। बात समझ में आया। पास्कल किसका यूनिट होता है, तो पास्कल जो है वो आपका दाब का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है, दाब का। और दाब बराबर हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, दाब जो होता है यानी कि दाब बराबर आपको लंबवत फोर्स, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वह क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा। तब दाब का यूनिट क्या यहाँ से लिख सकते हैं, तब फोर्स का न्यूटन और एरिया का क्या हो जाएगा, आपको मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हम पास्कल भी कहते हैं इसको। बात समझ में आई थी, हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया आपको। अगर आपने हमारा लास्ट क्लास का नहीं देखा है तो आप प्लीज जाकर के लास्ट क्लास को देखिए। ठीक है, हेनरी किसका यूनिट होता है, तो हेनरी जो है ये भी आपको मैग्नेटिज्म से संबंधित है, तो इसका स्व प्रेरण का हिंदी जो है, मतलब सॉरी यूनिट जो है वह क्या होता है, आपको हेनरी होता है। बात समझ में आया। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, आपको चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, आपको वेबर हो जाएगा, जिसको आप डब्ल्यू और बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 53 क्या कहता है, कह रहा है कि शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है। देखिए शक्ति मतलब, अरे देखिए कितना भर भर के पूछा, रेलवे जे में पूछा, ग्रुप डी में पूछा, फिर ग्रुप डी में पूछा। देखिए कितना इजी इजी साइंस का प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए इसमें थ्योरी जो है आपको मैं क्वेश्चन में ही बताते चलूंगा, और जहां पर डीप पढ़ाना होगा या जो इंपॉर्टेंट थ्योरी होगा वहां पर हम रुक करके इंपॉर्टेंट थ्योरी आपको भी क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, इसलिए इसका हम थ्योरी का क्लास अलग से नहीं करा रहे हैं। देखिए शक्ति का अंतरराष्ट्रीय यूनिट क्या होता है, देखिए शक्ति जो है हम क्या बताया था आपको, तो शक्ति बताया था हम पावर। ठीक है, पावर अंग्रेजी में पावर कहते हैं और हिंदी में हम शक्ति कहते हैं। तो शक्ति बराबर जो होता है आपको कार्य बटा क्या होता है, कार्य बटा आपको समय होता है। ठीक है, कार्य बटा समय, यानी इसको हम लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड। ठीक है, जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को हम क्या लिखते हैं, वाट। ठीक है, क्या लिखते हैं, वाट। यानी शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो शक्ति का एसआई मात्रक हो जाएगा आपको वाट हो जाएगा। यानी वाट कहाँ है, यानी एसआई मात्रक जो है आपको वाट हो जाएगा, यानी द ए इज द क्या हो जाएगा, आपको राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन वही शक्ति को आप जैसे मोटर का अगर शक्ति रिप्रेजेंट करना है कि मोटर कितना किलो वाट का है, तो वहां पर देखिएगा जब शक्ति को जब यानी बड़ा कोई अगर यूनिट हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी वाट को हम किलो वाट में लिखेंगे। लेकिन किलो वाट जो है वो क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर उसका अमाउंट बड़ा है तब हम किलो वाट यूज करते हैं। जैसे हम सपोज मान ले लिख दें हमको 5000 वाट, ठीक है, 5000 वाट, तो थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको लिख दें कितना, 5 किलो वाट। ठीक है, तो यह कब यूज हो रहा है किलो वाट, जब हमारा अमाउंट बढ़ता है। ठीक है, अमाउंट बढ़ता है तभी जब हम किलो वाट यूज करते हैं, लेकिन वह किलो वाट आपका एसआई मात्रक नहीं कह सकते। ठीक है, जब भी कहेंगे एसआई मात्रक तो हमारा वाट ही एसआई मात्रक होगा। बात समझ में आ गया। ठीक है, जूल जो है वह किसका आपका भी बताया हमने, कार्य का यूनिट जो आपका जूल होता है। और अर्ग जो है, ठीक है, यह आपका सीजीएस यूनिट होता है आपका कार्य का। और एक जूल बराबर, ठीक है, एक जूल बराबर कितना अर्ग होता है, तो एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आए।
1 जूल बराबर कितना अर्ग, तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका कार्य का सीजीएस यूनिट है, और ये जूल जो है ये भी आपका कार्य का ही यूनिट होता है। क्लियर हुआ? तो शक्ति का अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या हो जाएगा, आपको वाट होगा, ना कि किलोवाट होगा। ये हमेशा ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि आप किलोवाट मार दीजिए। शक्ति का जब भी ऐसा यूनिट होगा तो क्या हो जाएगा, आपको वाट हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 54 क्या कह रहा है। अच्छा, प्रश्न संख्या 54 जो है कह रहा है कि जी, ये जी क्या है? ठीक है, स्मॉल जी होता है और एक कैपिटल जी होता है। तो इस स्मॉल जी को जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे हम, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, इसको कहा जाता है आपको गुरुत्वीय, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जो है इसको हम कहेंगे स्मॉल जी को। ठीक है, यानी कि स्मॉल जी क्या है, तो आपका गुरुत्वीय त्वरण है। तो कह रहा है कि जी यानी स्मॉल जी का मान कि एसआई मात्रक वही होगी जो एसआई मात्रक इकाई होगी। मतलब कह रहा है क्या कि जो जी का जो एसआई यूनिट होगा, वह एसआई यूनिट जो है वह दाब का एसआई यूनिट के बराबर होता है, संवेग का एसआई यूनिट के बराबर होता है, या वेग का या तो आपको त्वरण का एसआई यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि स्मॉल जी का जो एसआई यूनिट है वह किसके यूनिट के बराबर होता है। तो सिंपल सा चीज है, स्मॉल जी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और ये त्वरण है, ठीक है, तो एक प्रकार से त्वरण है यानी एक्सेलरेशन है, लेकिन आपको ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में जो एक्सेलरेशन लगता है उसी को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम क्या, स्मॉल जी से। और इसका जो मान होता है वो आपको पृथ्वी के अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जी का मान होता है आपको ध्रुवों पर। ठीक है, ध्रुवों पर जो है आपका इसका मान सबसे अधिक मिलेगा आपको। ठीक है, ध्रुवों पर क्या होता है, इसका मान अधिक होता है, और आपका अक्ष पे जो है इसका मान जो है आपको कम पाया जाता है, यानी कि भूमध्य रेखा पर जो है इसका मान सबसे न्यूनतम होगा। और जैसे देखिए पृथ्वी जो है इस प्रकार से है ना, तो ये हो गया आपको नॉर्थ ध्रुव, और ये होता है आपका साउथ ध्रुव। तो ध्रुवों पर जो है जी का मान मैक्सिमम होता है, यहाँ पे जी का मान, स्मॉल जी का मान मैक्सिमम, और आपको सबसे यहाँ भी हो जाएगा आपको मैक्सिमम, और सबसे कम कहाँ होगा, तो भूमध्य रेखा पर, यानी ये है आपका भूमध्य रेखा। तब भूमध्य रेखा पर जो है जी का मान सबसे कम होगा। बात समझ में आया? और ऐसे अगर आप नॉर्मल अगर नोमेनक्लेचर अगर बनाएंगे इसका, ठीक है, आपको क्वेश्चन आंसर करेंगे तो जी का जो है मान फिक्स होता है, मतलब समतल पर। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशन का बल जो है आपको समान सतह पर सेम ही होता है, तो इसलिए जी का मान जो आपको कितना हो जाएगा, तो 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये भी एक प्रकार का क्या है, त्वरण है, यानी कि एक्सेलरेशन अगेंस्ट आपको ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड गुरुत्वीय त्वरण। बात समझ में आया? तो इसका स्मॉल जी का मान होता है आपको 9.8 होता है, और इसका यूनिट जो होता है आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसमें जो है किसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो आप त्वरण का जो है एसआई यूनिट जो है वह क्या होता है, आपको मीटर पर सेकंड होता है। कैसे? क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, आपको वेलोसिटी यानी कि वेग बटा होता है आपको समय। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी बाई टाइम, और वेलोसिटी का एसआई यूनिट होता है आपको मीटर पर सेकंड, और आपको समय का एसआई यूनिट होता है आपको सेकंड। तो ये हो जाएगा वो सेकंड, सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। बात समझ में आया? तो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और गुरुत्वीय त्वरण का भी एसआई यूनिट हो जाएगा क्या, आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 55 कह रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसकी इकाई है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर एसआई इकाई है किसकी, दबाव का, संवेग का, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण का, या गुरुत्वाकर्षण के कारण सार्वभौमिक नियतांक। यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, 1/10/2018 का प्रश्न है। ठीक है, तो आपको यह न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जो है यह आपका एसआई यूनिट होता है आपको गुरुत्वाकर्षण के कारण सार्वभौमिक नियतांक का। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण सार्वभौमिक नियतांक का एसआई मात्रक जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो अभी बात रहा ये कि गुरुत्वाकर्षण के कारण सार्वभौमिक नियतांक किसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता है वो कैपिटल जी। ठीक, कैपिटल जी जो है इसको कहा जाता है आपको सार्वभौमिक नियंत्रक। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, सार्वभौमिक नियंत्रक। और ये आपको कैपिटल जी का जो है
वह एसआई यूनिट जो है आपको क्या हो जाएगा, तो इसका एसआई यूनिट जो है आपको वह न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर केजी स्क्वायर होगा। ये कैसे आएगा वो भी हम आपको बता रहे हैं। और इसका कैपिटल जी का जो मान होता है वो आपको इसका फिक्स मान होता है। इसका क्या मान हो जाएगा, ये कि यहाँ पर नियंत्रक का हिंदी हो गया आपको कांस्टेंट। जब बात रहा कांस्टेंट का तो मान भी क्या हो जाएगा, सभी जगह समान होगा। तो इसका मान होता है आपको 6.67 इंटू 10⁻, ठीक है, आपको -11 होता है। कैपिटल जी का मान कितना, 6.67 10⁻⁻11। कैपिटल जी क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियंत्रक, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट इसको बोला जाता है। ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट पढ़ा, इंग्लिश में क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट देखिए इंग्लिश में कितना आसान लग रहा है, और हिंदी में जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियंत्रक, ठीक है, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैसे आ रहा है वो बता रहा हूँ। और इसका वैल्यू जो है आपको 6.67 10⁻11 होता है। बात समझ में आया। अब ये जो है यूनिट कैसे आएगा, ठीक है, उसको देखिए। देखिए जब जब दो, मान लिया ये मास है, ठीक है, m1 है और ये m2 है, ठीक है, जब दो बल है, मतलब दो वस्तु है m1 और m2, और इनके बीच की दूरी है आपको सपोज मान लिया क्या बीच का दूरी मान लें, ठीक है, चलिए बीच का दूरी हम मान लेते हैं कुछ मान लीजिए ना, ठीक है, चलिए बीच का दूरी हम स्मॉल डी मान लेते हैं। चलिए डी मान लिया, बीच की दूरी कितना, स्मॉल डी है। तो जब दो वस्तु को जब आपस के सामने डी दूरी पर रखेंगे तो इसके बीच जो है वह फोर्स लगेगा, ठीक है, और यह फोर्स जो है अब ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। और यह गुरुत्वाकर्षण बल का वैल्यू जो होता है वह F बराबर G इंटू m1 इंटू m2 और बटा होता है आपको डी का स्क्वायर, यानी कि दोनों आपको द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और आपको दोनों के बीच के दूरी का जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ये जी जो है यही आपको यूनिवर्सल सॉरी ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमको निकालना है इसका यूनिट, निकालना कैपिटल जी का। तो चलिए कैपिटल जी का मान यूनिट निकाल देते हैं। तो कैपिटल जी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो कैपिटल जी बराबर यहाँ से लिख सकते हैं F इंटू डी स्क्वायर और बटा क्या हो जाएगा, F इंटू डी स्क्वायर और बटा हो जाएगा आपको m1 इंटू m2 हो जाएगा। F क्या है, फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है हम जानते हैं न्यूटन। D क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर होता है, तो यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर कर दिए। और ये m1 m2 क्या है, तो m1 m2 जो है वह वस्तु का द्रव्यमान यानी कि मास है, और द्रव्यमान को मापते हैं किसमें, तो केजी में मापते हैं। तो m1 को मापेंगे केजी में और m2 को मापेंगे सॉरी m1 को भी केजी में मापेंगे और m2 को भी केजी में, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका यूनिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपको न्यूटन, ठीक है, आपको मीटर स्क्वायर और बटा केजी स्क्वायर, ठीक है। और ये बटा वाला पावर को ऊपर ले जाएंगे तो इसको हम माइनस में लिख सकते हैं, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, और क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा वो केजी का पावर 2 हो जाएगा -2। बात समझ में आया। तो ये आपका यूनिट किसका आ रहा है, तो ये यूनिट आ रहा है आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आ रहा है, ठीक है, यानी कि कैपिटल जी का मान। और कैपिटल जी का मान न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 के बराबर, ठीक है, अब वो कैपिटल जी का मान। और वही पिछला क्वेश्चन में हमने स्मॉल जी का मान पढ़ा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों जी अलग अलग है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और इससे हम सीधा प्रश्न पूछ देता है, ठीक है, इसका मान पूछ देगा या इसको क्या कहते हैं ये पूछ देगा या इसका यूनिट पूछ देगा। इस पे जो है आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, और जब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, तो सिर्फ हम यूनिट को ही देखेंगे, क्लियर है। फिर भी हम आपको डिटेल बता दे रहे हैं कि कैसे आता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 56 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 56 कह रहा है कि प्रतिरोधकता की एसआई मात्रा क्या होती है, ठीक है। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे। रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो रेजिस्टिविटी को जो है वह रो से रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक, यानी कि किसी भी पदार्थ का या किसी भी मटेरियल का, धातु का रेजिस्टिविटी अगर ज्यादा होगा तो उसमें जो है वह करंट का फ्लो कम होगा। बात समझ में आया? अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो करंट का फ्लो कम, अगर रेजिस्टिविटी कम है तो करंट का फ्लो ज्यादा। और ये रेजिस्टिविटी जो है वो आपको तापमान मतलब टेम्परेचर के अनुसार जो है घटता और बढ़ता है। ठीक है, यानी कि रेजिस्टिविटी जो है वह टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी का मान घटेगा और टेम्परेचर को घटाएंगे तो रेजिस्टिविटी का मान बढ़ेगा। बात समझ में? ये जब हम इलेक्ट्रिक करंट का जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर हम डिटेल से देखेंगे। अभी सिर्फ आप यूनिट को देख रहे हैं तो देखिए, रेजिस्टिविटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस आर बराबर होता है आपको रो इंटू होता है एल बाई ए। ठीक है, ये क्या है, जैसे सपोज मान लिया जाए ये आपका वायर है। ठीक है, ये वायर है, वायर का लेंथ सपोज मान लिया दे दिया है एल, और इसका जो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है दिया है ए। ठीक है, अब लेंथ दिया है आर दिया है, और इसका बोलेगा कि ये मटेरियल जो है इसका रेजिस्टेंस आप निकालिए या रेजिस्टिविटी निकालिए। तो रेजिस्टिविटी जो है वह कांस्टेंट रहेगा, यानी कि जैसे कॉपर का रेजिस्टिविटी अलग होगा, एल्युमिनियम का रेजिस्टिविटी अलग होगा, और साथ ही साथ आप सिल्वर का रेजिस्टिविटी मतलब कोई भी धातु का रेजिस्टिविटी अलग अलग होगा। जैसे अगर हम मान करते हैं कि सिल्वर का रेजिस्टिविटी, ठीक है, तो सिल्वर का रेजिस्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा किसके रिस्पेक्ट में, तो एल्युमिनियम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एल्युमिनियम के रिस्पेक्ट में सिल्वर का रेजिस्टिविटी क्या होगा, कम होगा, यानी एल्युमिनियम का ज्यादा होगा। और जिसका रेजिस्टिविटी का मान कम होगा उसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा, यानी कि एल्युमिनियम में ज्यादा फ्लो करेगा कि सिल्वर में, तो कहिएगा आप सिल्वर में। बात समझ में आया? या तो हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपको वायर जो घर में देखते हैं वो किसका वायर होता है, कॉपर का वायर होता है, और दूसरा होता है आपको एल्युमिनियम। चलिए सिल्वर तो आप थोड़ा देखे नहीं इसका वायर, चलिए कॉपर और एल्युमिनियम लेते हैं। अभी दोनों में बताइए किसमें करंट ज्यादा अच्छा से फ्लो करेगा, तो कहिएगा कॉपर में जो है वह ज्यादा अच्छा से फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि कॉपर का जो है आपको रेजिस्टिविटी का मान कम होता है, इसलिए इसमें करंट आई जो है वह ज्यादा फ्लो करेगा। उसी प्रकार से एल्युमिनियम में जो है वो आपको रेजिस्टिविटी का मान जो है वह ज्यादा होगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू कॉपर, तो इसमें करंट जो है वो क्या करेगा, कम फ्लो करेगा। बात समझ में आया? यानी कि जिस भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा, ठीक है, उसमें करंट फ्लो क्या करेगा, कम करेगा। यानी कि पदार्थ पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी का मान। यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, आपको प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक निकालना। तो ये आपको आर जो है रेजिस्टेंस है, एल आपका लंबाई है, और ए जो है वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ से रेजिस्टिविटी को हम अगर यूनिट निकालेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी को अलग कर दीजिए, और ये हो जाएगा आर, और इंटू हो जाएगा ए, और बटा हो जाएगा क्या, एल। आर क्या है, आर है जो आपको रेजिस्टेंस है, ये क्या है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है। देखिए प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों अलग चीज है, क्लियर है? तो यहाँ से रेजिस्टेंस का ये सा यूनिट क्या हो जाता है, तो ये कहिएगा ओम। एरिया का जो है आपको लंबाई गुने चौड़ाई, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया है तो पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसका पाई आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि यूनिट हो जाएगा आपको मीटर स्क्वायर, और लेंथ को भी हम मापते हैं आपको मीटर में, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तब रेजिस्टिविटी का एस यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओम मीटर आ जाएगा। ठीक है, ओम मीटर है, बिल्कुल है, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आए? अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा रेजिस्टिविटी क्या है तो आप घबराइए नहीं, जब हम इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर हम डिटेल से देखने वाले हैं। बस समझ में आए? अभी आपको टोटल हम एक ओवरव्यू हम समझा दिए, क्लियर है? और ऑप्शन का जो है यूनिट क्या हो जाएगा वो भी देख लेते हैं। हमने आपको जूल का यूनिट किसका होता है तो बताइए, ये होता है आपका वर्क यानी कि कार्य का, और साथ ही साथ किसका, आपका एनर्जी का यानी कि ऊर्जा का। ओम किसका यूनिट होगा, तो ये आपका रेजिस्टेंस का होगा। ठीक, किसका हो जाएगा, रेजिस्टेंस का, ना कि रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टेंस मतलब होता है आपको प्रतिरोध। ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, और एम्पियर किसका यूनिट होता है, ये आपको करंट का यानी कि धारा का। ठीक है, यानी धारा बोलते हैं इसको हिंदी में। क्लियर है? क्लियर है? प्रश्न संख्या 56 यानी राइट आंसर द क्वेश्चन इज ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 57 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 57 कह रहा है कि भार का एसआई मात्रक, कह रहा है कि डैश की एसआई मात्रक के बराबर होता है, यानी कि भार का जो एसआई मात्रक है वो किसके एसआई मात्रक के बराबर होता है, आवेग के एसआई मात्रक के बराबर, या त्वरण का, या बल का, या द्रव्यमान का। ठीक है, प्रश्न पूछा आपको रेलवे ग्रुप डी में 12/11/2018 का प्रश्न पूछा हुआ है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि भार होता क्या है। ठीक है, भार होता क्या है।
ठीक है, भार जो है ना, एक तरह से देखा जाए कि आपको अभी हमने बताया कि आपको स्मॉल जी के बारे में बताया। ठीक है, स्मॉल जी को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन कहते हैं। ठीक है, यानी गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो इस ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन का मान जो है आपको कितना होता है? 9.8 होता है। कितना होता है? 9.8 होता है। और पृथ्वी के सतह पर जो है इसका मतलब लगभग हम मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेते हैं। तो भार जो है वह डब्ल्यू बराबर, ठीक है, हम लिखते हैं एम और इंटू स्मॉल जी। ठीक है, जहां एम क्या है? तो एम जो है वो आपको द्रव्यमान है, यानी कि मास है। बात समझ में आया? यानी किसी भी वस्तु का अगर द्रव्यमान जो आपको 2 kg दिया हुआ है और पूछेगा कि उसका भार कितना होगा, ठीक है, तो भार का मतलब वेट मत समझ लीजिएगा। भार का मतलब क्या होता है कि स्मॉल जी के रिस्पेक्ट में उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, उसी को हम क्या कहेंगे? भार कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम भार निकालेंगे तब क्या हो जाएगा? तब भार निकालेंगे तो अगर 2 kg माना हो तो 2 × 9.8 हो जाए। ठीक है, तो लगभग लगभग कितना के बराबर? तो लगभग लगभग हो जाएगा आपको 10 × 20, यानी कि 19.6 समथिंग आएगा। ठीक है, 19.6 ही आएगा पूरा टोटल। तो यह 19.6 जो है यह वस्तु का क्या आ जाएगा? भार आ जाएगा, यानी वेट आ जाएगा। बात समझे? द्रव्यमान था 2 kg, लेकिन भार कितना होगा आपको? 19.6। और भार को किस में मापते हैं? तो भार को जो है वह मापते हैं हम न्यूटन में। किसे मापते हैं? न्यूटन में। यानी जो बल की मात्रक होगी वही मात्रा किसकी हो जाएगी? तो आपको भार की मात्रक भी होगी। बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि देखिए भार बराबर हमने, चलिए आपको समझ में आ गया, क्योंकि भार बराबर जो हम लिखते हैं एम इंटू जी। क्या लिखते हैं? एम इंटू जी लिखते हैं। और फोर्स बराबर भी हम क्या लिखते हैं? एम इंटू जी, एम इंटू ए लिखते हैं। ठीक है, ये आपको भार बराबर एम इंटू जी लिख रहे हैं। और आपका फोर्स यानी कि बल बराबर जो है, बल बराबर ये हम क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान इंटू लिखते हैं एक्सलरेशन। ये एक्सलरेशन जो है आपको, ये नॉर्मल एक्सलरेशन कह सकते हैं, यानी वस्तु के दर में वेग परिवर्तन के दर को हम एक्सलरेशन कहते हैं। और ये एक्सलरेशन जो आपको गुरुत्वीय त्वरण यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है आपको जो त्वरण उत्पन्न हो, मतलब त्वरण है, उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका मान फिक्स होगा, लेकिन कैपिटल स्मॉल ए यानी त्वरण का मान जो है वह क्या होगा? अलग अलग होगा। तो यहाँ भी द्रव्यमान गुणे त्वरण और यहाँ भी द्रव्यमान गुणे त्वरण, सिर्फ अंतर यह है कि ये गुरुत्वीय त्वरण है और ये नॉर्मल त्वरण है। तो दोनों का जो यूनिट भी क्या हो जाएगा? ठीक है, तो दोनों का यूनिट, जब बल का यूनिट न्यूटन है तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। यानी भार का यूनिट और बल का यूनिट क्या हो जाएगा? बराबर होता है। यानी कि भार का यूनिट और किसका यूनिट बराबर हो जाएगा? तो बल का यूनिट यानी कि फोर्स का यूनिट जो है वह क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, जिसको हम कैपिटल एन में हम रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में? क्यों न्यूटन होगा ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, बाकी द्रव्यमान को हम मास में, द्रव्यमान को हम केजी में मापते हैं। ठीक है, त्वरण को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मापते हैं। क्लियर है? अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 58 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 58 कह रहा है कि चाल की अंतरराष्ट्रीय एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दिया है आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ऑप्शन क्या दिया है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर मिनट या किलोमीटर पर सेकंड। देखिए चाल बराबर जो है, ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा होता है आपको समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अब ये दूरी को जो हम मीटर में भी माप सकते हैं, किलोमीटर में भी माप सकते हैं। ठीक है, समय को जो हम आपको घंटा में भी माप सकते हैं, मिनट में भी माप सकते हैं और सेकंड में माप सकते हैं। तो यानी कि प्रत्येक तो ऑप्शन सही है। यानी सभी जो है आपको चाल का यूनिट, देखिए ऊपर में दूरी मीटर में और समय को मापा सेकंड में, इसमें दूरी को मापा है मीटर में और समय को मापा है मिनट में। सही है। बी भी है, आपको किलोमीटर में मापा है दूरी को और घंटा में मापा है आपको समय को। जैसे किलोमीटर में मापा है दूरी को और सेकंड में मापा है समय को। तो जब चारों सही आपको चाल का यूनिट हो सकता है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में कौन मारेंगे? ठीक है, तब आप ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पर पूछ रहा है किसका? अंतरराष्ट्रीय एसआई यूनिट पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो हर जगह क्या होगा? बराबर होगा। और एसआई यूनिट के लिए हम आपको 7 फंडामेंटल यूनिट बताए थे। ठीक है, 7 फंडामेंटल यूनिट क्या क्या था? कि द्रव्यमान के लिए हम क्या मापेंगे? केजी में लेंगे। चलिए शॉर्ट में लिख रहे हैं, द्रव्यमान के लिए केजी। ठीक है, टाइम के लिए हम हमेशा सेकंड में लेंगे। और डिस्टेंस के लिए कितना फंडामेंटल यूनिट था? 7 था। और टाइम के लिए सेकंड, अब द्रव्यमान के लिए केजी,
ठीक है, और डिस्टेंस के लिए जो हम ऑलवेज मीटर में ही लेंगे। ठीक है, तो हमको दो ही का जरूरत है, एक आपका टाइम का और एक आपका लंबाई यानी कि दूरी का। तो यानी कि दूरी को किस में मापेंगे, अगर एस आई यूनिट में देखें तो एस आई यूनिट में अगर देखेंगे तो दूरी को मापेंगे ऑलवेज मीटर में, और समय को मापेंगे हम ऑलवेज सेकंड में। यानी कि मीटर पर सेकंड जो यूनिट होगा वो आपको अंतरराष्ट्रीय एसआई यूनिट हो जाएगी। बात समझ में आया? तो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? बाकी सभी चाल का यूनिट है, जरूर हो सकता है, लेकिन एसआई यूनिट पूछ रहा था। एसआई यूनिट में हमेशा हम उन 7 फंडामेंटल यूनिट का इस्तेमाल करके ही हम एसआई यूनिट हम बना सकते हैं। क्लियर है? अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 59 क्या कहता है। 59 कह रहा है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। ठीक है, चलिए, दाब और बल का बिल्कुल नहीं, क्योंकि दाब का जो है आपको पास्कल होता है और बल का जो आपको न्यूटन होता है, ये नहीं होगा। बल और उत्प्रेक्ष बल का, या बल और भार का, या बल और गति का। देखिए, बल का यूनिट क्या हो जाएगा आपको न्यूटन, और गति का यूनिट हो जाएगा आपको मीटर पर सेकंड। ठीक है, बल और भार का यूनिट जो है आपको बराबर होता है, अभी हमने पीछे का प्रश्न बताया। ठीक है, बल का भी यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन, और भार का भी यूनिट क्या हो जाएगा आपको न्यूटन। बात समझ आया? भार बराबर क्या होता है, भार बराबर हो जाएगा एम इंटू जी, और बल बराबर हो जाएगा एम इंटू ए। ठीक है, तो दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा आपको न्यूटन, यानी कि एक ही यूनिट जो आपको दोनों की यूनिट हो जाएगी। बात समझ में आया? साथ ही साथ जो है आपको बल और उत्प्रेक्ष बल भी देखा जाए तो इसका भी आपको यूनिट आपको न्यूटन ही होता है। यानी उत्प्रेक्ष बल भी क्या है, एक प्रकार का बल ही है, तो यानी इसका भी क्या हो जाएगा आपको न्यूटन ही हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एंड ऑप्शन डी इज ऑल्सो राइट आंसर। बात समझ में आया? यानी कि 59 का जो है आपको बी और डी दोनों आपको आंसर होगा। बात समझ में आया? बाकी आपका ए और सी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर एग्जाम में इस प्रकार से आता है तो अब आप कौन सा मारे हैं और एग्जामिनर जो है वह कौन सा सही आंसर रखा है, ऐसे प्रश्न मैक्सिमम जो है आपको कैंसिल ही हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 60 क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 60 कहता है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई, किसका मीटर पर सेकंड। चलिए निकालते हैं, बेग का होता है आपको मीटर पर सेकंड, क्योंकि बेग बराबर क्या, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में और टाइम को जो है आपको सेकंड में मापेंगे। बल का एसआई मात्रक जो आपको न्यूटन होगा। क्या पूछ रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको एस का पावर -2 है, इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, गति का मात्रक जो है क्या होता है, तो इसका मीटर पर सेकंड होता है। यानी वेग बोले या गति, ये देखिए वेग जो आपको वेलोसिटी हो गया, और गति जो है आपको यह स्पीड हो गया। ठीक है, यानी कि एक निश्चित दिशा में जो दूरी तय की जाएगी पर सेकंड में, माने निश्चित दूरी में, माने निश्चित दिशा में तय की गई दूरी का दर को हम वेग कहेंगे, और कोई मतलब ऐसा दिशा नहीं है उसके दर को, जो दूरी तय किया जाएगी जिस दर में, उसको हम गति कहेंगे। स्पीड का जो है वह गति, इसका भी मीटर पर सेकंड ही होगा। त्वरण का ऐसा ही मात्रक जो है यह आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और इसी को हम लिख सकते हैं मीटर सेकंड का पावर -2। बात समझ में है? और यही आपको प्रश्न पूछ रहा था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई हो जाएगी, यानी कि त्वरण की। यानी एक त्वरण को क्या बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर जो है आपको वेलोसिटी और बटे कट क्या हो जाएगा आपको टाइम हो जाएगा। बस में वेलोसिटी का मापेंगे मीटर पर सेकंड में, और टाइम को मापेंगे सेकंड में, तो ये हो जाएगा आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 61 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 61 कह रहा है, थोड़ा स्पीड से लेकर चलें क्योंकि रिपीट प्रश्न आ रहा है, तो हर प्रश्न का एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं है, जहां पर लगेगा हम बता देंगे। ठीक कह रहा है कि किसका एसआई यूनिट जो है आपको जूल पर सेकंड होता है। ठीक है, तो आपको इसके लिए फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो जूल किसका है, तो ये है आपका कार्य का, और सेकंड किसका है, ये आपका समय का। तो कार्य बटा समय किसका फार्मूला होता है, तो आपको देखिए कार्य बराबर, ये तो होएगा नहीं क्योंकि कार्य का एसआई यूनिट जब वो क्या होता है, जूल होता है, और दिया क्या, जूल पर सेकंड दिया। क्या दिया है, जूल पर सेकंड दिया है। बल का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, तो बल का ऐसा यूनिट आपको न्यूटन होता है, और इसका बल बराबर क्या होता है, तो एफ बराबर जो होता है एम इंटू ए, यानी मास इंटू एक्सलरेशन। शक्ति का ऐसा यूनिट जो है यह आपको
जूल पर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल पर सेकंड। कैसे? क्योंकि शक्ति बराबर जो है वो क्या हम बताए थे आप लोग को, तो शक्ति बराबर होता है आपको कार्य बटा होता है आपको समय। क्या हो जाएगा? कार्य बटा समय। और कार्य को मापेंगे किस में? इसको मापेंगे आपको जूल में, और समय को मापेंगे आपको सेकंड में। ठीक है, तो यानी जूल पर सेकंड किसकी इकाई हो जाएगी? यानी कि शक्ति के। डी इज द राइट आंसर। देखिए ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी प्रश्न यहाँ से आते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें हम आपको बताएंगे जितना प्रश्न आया हुआ रेलवे में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 62 क्या कहता है। 62 कह रहा है कि न्यूटन जो है वह इकाई है, किस किस मापन की इकाई है आपका न्यूटन। सिंपल सा चीज है, किसकी इकाई है? आपको बल का। इसमें ऑप्शन पढ़ने का जरूरत ही नहीं। ठीक है, यानी कि फोर्स का। और फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सलरेशन। ठीक है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलरेशन, और इसको मापते हैं किसमें? न्यूटन में। और न्यूटन को लिखते हैं कैपिटल एन से। क्लियर है? प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है आपको? ओम। क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। शक्ति का ऐसा ही मात्रक, शक्ति का ऐसा ही मात्रक हम वाट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। ताप का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा पास्कल। ठीक है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये सभी तो आप लोग को हम बता चुके हैं। तो न्यूटन जो है किसकी इकाई हो जाएगी? तो बल की ऐसा यूनिट जो है आपको न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न पूछा रेलवे एनटीपीसी 8 फरवरी 2000। देखिए कितना इजी प्रश्न आता है। अगला देखिए 63 कह रहा है कि डैश की एसआई मात्रक जो है न्यूटन होती है। किसका एसआई मात्रक न्यूटन होगा? तो वजन का, हाँ वजन का न्यूटन होगा, लेकिन त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो ये आपको नहीं हो सकता। वजन और द्रव्यमान का, वजन का ऐसा यूनिट आपको न्यूटन, क्योंकि वजन जो है वजन का है या भार का है। ठीक है, इसका होता है आपको एम इंटू जी, हम बताए थे। जी जो है आपको गुरुत्वीय त्वरण और एम जो है द्रव्यमान। इसको मापते हैं किस में? तो मापते हैं इसको न्यूटन में। किस में मापेंगे? न्यूटन में मापेंगे। ठीक है, तो वजन का तो न्यूटन होगा, द्रव्यमान को क्या हो जाएगा? मास में, सॉरी केजी में। ठीक है, वजन और बल और वजन और संवेग। ठीक है, तो वजन और बल का जो मात्रक होगा, वजन को ही मापेंगे हम न्यूटन में और बल को ही मापेंगे हम न्यूटन में। ठीक है, यानी वजन और बल का मात्रक जो न्यूटन होगा, यानी द राइट आंसर टू क्वेश्चन इज ऑप्शन हो जाएगा आपको बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? बी क्या हो जाएगा? राइट। देखिए एनटीपीसी में पूछा है, ग्रुप डी में पूछा, ऐसे इजी इजी प्रश्न आपको साइंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, न्यूटन किसकी इकाई हो जाएगी? बल का भी और वजन यानी कि भार का भी। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 64 क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 64 कर रहा है कि विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? किसकी विद्युत धारा की एसआई मात्रक? देखिए धारा जो होता है उसको लिखते हैं हम करंट। ठीक है, देखिए कितना प्रश्न पूछा आपको एएलपीएन टेक्नीशियन में, ग्रुप डी में, फिर ग्रुप डी में, एकदम इजी प्रश्न। ठीक है, करंट को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और एक करंट आई बराबर जो है वह क्या होता है? क्यू वाई होता है टी। ठीक है, और क्यू क्या है? क्यू जो है आपको चार्ज है। क्या है? चार्ज है। और टी जो है आपको टाइम है। चार्ज को हम मापते हैं कूलम में। क्या मापते हैं? कूलम में। और टाइम को मापते हैं हम सेकंड। ठीक है, टाइम को मापते हैं हम सेकंड में। तो कूलम पर सेकंड को हम क्या कहेंगे? मतलब करंट का यूनिट होता है। और इसी को कूलम पर सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं? हम एम्पियर लिखते हैं। बात समझ, यानी कि एक कूलम पर सेकंड बराबर कितना? 1 एम्पियर के बराबर होता है। तो या तो आप कूलम पर सेकंड हो जाएगा आपको करंट का ऐसा यूनिट, या तो आपका एम्पियर हो जाएगा। बात समझ में आए? तो दोनों में से कौन दिया है? देखिए कौन सा दिया है? तो आपको एम्पियर दिया है, यानी राइट आंसर क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? एम्पियर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? या तो कूलम पर सेकंड भी आपको दे सकता है। बात समझ में आए? अच्छा, ओम किसका यूनिट होता है? तो प्रतिरोध का, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। कूलम किसका होता है? आवेश का। अभी हमने आपको बताया आवेश मतलब इसको अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं। क्लियर है? वोल्ट जो है किसका ऐसा यूनिट होता है? तब विभवांतर का। ठीक है, आज ही हमने आपको समझाया विभवांतर क्या होता है। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जो विभव यानी पोटेंशियल जो होता है उसी अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट। या विभव का ऐसा यूनिट आपको क्या होता है? वोल्ट होता है। क्लियर है? प्रश्न पूछ रहा था विद्युत धारा के एसआई मात्रक, तो एम्पियर हो जाएगा या कूलम पर सेकंड हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 65 और आज का लास्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 65 का रहा है कि डैश की एसआई मात्रक जो है वह एम्पियर होती है। क्या पूछ रहा है? एम्पियर। एम्पियर को हम कैपिटल ए या ए एम पी भी लिखते हैं। तो एम्पियर किसका यूनिट है? अभी हमने पीछे का प्रश्न में बताया, यानी कि विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा को क्या लिखेंगे हम? इलेक्ट्रिक। ठीक है, करंट लिखेंगे। बात समझ में आया? यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? आपको इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा।
ठीक। और हम जो है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रिकल के बारे में आपको समझाने में किसी प्रकार का चूक हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप जो है टेक्निकल जो प्रश्न है उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, हम बहुत अच्छे से आपको पढ़ा देंगे। बात समझ में आया? तो आपको विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, आपको एम्पियर हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा, एम्पियर। विभवांतर का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, आपको वोल्ट हो जाएगा। विद्युत आवेश का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, आपको कूलम हो जाएगा। ठीक है, कूलम हो जाएगा। और प्रतिरोध का एसआई यूनिट आपको ओम हो जाएगा, जिसको हम ओम ऐसे लिखते हैं। बात समझ में आया? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, एम्पियर पूछ रहा था, विद्युत धारा का एसआई यूनिट आपको एम्पियर। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात समझ में? तो प्रत्येक क्लास में हम 15-15 क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं, अगर जो है 20 क्वेश्चन ही पॉसिबल होता है तो हम आगे करेंगे। तभी तो शुरुआत है, इसलिए हम 15-15 क्वेश्चन लेकर के ही चल रहे हैं। क्लियर है? तो ये आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है यूनिट मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो टॉपिक है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट रह जा रहा है तो आप जो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, मैं जो है वह उसको डाउट को जो है वह पूरा करने की कोशिश करूंगा। बात समझ में आया? तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और आप बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा जो भी क्लास यूट्यूब पर आए आपको नोटिफिकेशन उचित समय पर आपको मिलता रहे। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। देखते रहिए, सीखते रहिए और सरकारी नौकरी का सपना रेलवे में पूरा कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।